हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि भूगोल का पाठ नंबर 1। और हमारे पाठ का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए बच्चों, इसको अब हम समझना शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में आपको दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं और बाद में इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग इन्हें गिन नहीं सकते हैं। आकाश जो है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और कुछ जो हैं वो काफ़ी चमकीली होती हैं और कुछ जो है वो धुंधली होती हैं। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में हीरे जड़े हैं। कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और कुछ जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। साथ में आप इन टिमटिमाते हुए जो बिंदु हैं इनमें चंद्रमा को भी देखते हैं, क्योंकि ये आपको सबसे अलग जो है वो दिखता है। बच्चों, आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा क्या कहलाती है? पूर्णिमा। और इसके 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि क्या कहलाएगी? अमावस्या। क्या कहलाएगी? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो चीज़ें हमें रात को दिखाई देती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो दिन में गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? क्योंकि दिन में सूरज निकलता है, सूरज आता है। उस सूरज का प्रकाश जो है, जो रात को हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उनसे ज़्यादा होता है। दिन में भी वही तारे और वही चंद्रमा होता है, लेकिन सूरज का प्रकाश जो है वो ज़्यादा होने के कारण हमें वो चीज़ें जो हैं या वो बिंदु जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका प्रकाश जो है वो सूर्य के प्रकाश से कम होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ये गर्म भी होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। और बच्चों, सूरज भी एक तारा ही है। सूरज भी एक बहुत बड़ा तारा ही है। आगे आएगा कि रात को हमने जितने भी तारे देखे और जो सूरज के जैसे थे, लेकिन बच्चों अधिक दूर होने के कारण, पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब लाइट, ये जो है ये हम तक नहीं पहुंचती है और वे हमें छोटे दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार जो दूर की वस्तु होती है वो हमें छोटी दिखती है। आसमान में ऊपर तक हवाई जहाज उड़ता है लेकिन हमें छोटा दिखाई देता है। कहीं दूर पे गाड़ी चली होती है और हमें वो छोटी सी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए ये जो तारे हैं ये हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, या इसको क्या बोलेंगे? अर्सा मेजर को हम क्या बोलेंगे? बिग बियर। क्या बोलेंगे? बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। कौन सा है? सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है ये? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर क्या है? बिग बियर। प्राचीन समय में लोग रात्रि को दिशा निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर दिशा का उत्तरी तारा और दूसरा नाम क्या है इसका? ध्रुव तारा कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है, एक ही जगह पर रहेगा। और साथ में हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तारों को ऐसे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा
बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह। और इससे एकदम आगे सीधी जाती हुई लाइन ये आएगा हमारा ध्रुव तारा। ये जो तारा है ये एक ही जगह रहता है, कहाँ पे रहता है? उत्तर दिशा में। और इससे हमें यानी कि इससे प्राचीन काल में यात्रियों को पता चल जाता था कि वह किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आगे आता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब सब पिंडों में अपनी प्रकाश, लाइट और हीट नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऐसे पिंडों को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं वो भी एक ग्रह ही है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, यानी कि पृथ्वी की अपनी हीट और लाइट तो है नहीं। कहाँ से लेता है ये अपनी हीट और लाइट? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है और सूर्य के पास बहुत सी हीट है, इसलिए पृथ्वी भी वहीं से हीट लेती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह ही हमें चमकती हुई दिखती है। तो जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी वहां से हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है, सौर मंडल है ये हमारा। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सूर्य। सूर्य है और सूर्य के एकदम साथ में है ये बुध, और बुध के बाद आता है यहाँ पे ये शुक्र आएगा, और शुक्र के बाद आएगा हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है। और उसके बाद आता है मंगल। मंगल के यहाँ बीच में ये गैसों की पट्टियाँ हैं, ग्रह हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लैनेट आता है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है शनि, सैटर्न, और फिर उसके बाद आएगा यूरेनस, और यूरेनस के पास सबसे लास्ट में आएगा ये नेपच्यून। तो बच्चों ये है हमारा सौर मंडल। बच्चों ये सब प्लैनेट जो हैं, ये सब ग्रह जो हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब कितना टाइम लगाते हैं ये सूर्य की तरफ चक्कर लगाने में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आएगा बुध। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है, यानी कि 59 डेज में ये अपने अक्ष पर घूमता है। ये सेकंड प्लैनेट यानी कि दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 यानी कि 255 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पे ये 243 दिन में घूमता है। अब हमारा तीसरा प्लैनेट आएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, यानी कि एक साल होता है ना 365 दिन का, तो 365 दिन में सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। और साथ में ये अपने अक्ष पर कब घूम जाती है? ये एक दिन में। और इसके पास अपना एक चंद्रमा है। कितना चंद्रमा है इसके पास? अपने एक। अब चौथे नंबर का जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो है मंगल ग्रह। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन यानी कि 687 डेज में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर यह घूमता है पृथ्वी की तरह ही एक दिन में। और इसके पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 चंद्रमा हैं। और इसके अतिरिक्त इसके अपने अंतरिक्ष ग्रह हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक है ये। यहाँ पर चट्टानें हैं, बहुत सी चट्टानें हैं, लाल कलर का है, लाल रंग का है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब बच्चों हमारा अगला प्लेनेट आता है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल में चक्कर लगाता है, और अपने अक्ष में ये 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाता है। और इसके पास 16 यानी कि 16 चंद्रमा की संख्या है। उसके बाद अगला ग्रह आता है वो है शनि। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 महीने
मैं अपना चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पे ये 10 घंटे और 40 मिनट में ही घूम जाता है और इसके पास 30 यानी कि 30 चंद्रमा हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर 84 साल में अपना पूरा चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है और साथ में चंद्रमा उसके पास लगभग 17 हैं। कितने? 17 उसके पास चंद्रमा हैं। अब नेक्स्ट आता है लास्ट प्लेनेट नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर ये 164 साल यानी कि 164 साल में चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष में ये 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाता है और इसके पास 8 चंद्रमा हैं। कितने हैं? 8। तो बच्चों हमने इस चित्र के माध्यम से सौर मंडल के बारे में विस्तार से जाना। आगे है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहज है तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य ग्रह भी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल। जैसे बच्चों मैंने आपको पीछे चित्र के जरिए भी समझाया कि सौर मंडल क्या है। यहाँ भी हम समझते हैं सूर्य, पहले तो आएगा सन और उसके बाद आएंगे 8 प्लैनेट यानी कि 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? सौर मंडल। और हम सब इसको क्या नाम देते हैं? और हम इसको सौर परिवार का नाम देते हैं और इस सब का मुखिया जो है वो सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सूर्य। सूर्य मतलब सन। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, सबको अपनी ओर खींचता है। ये सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि बाकी जो प्लेनेट हैं उनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है, इसलिए जो बाकी प्लेनेट हैं वो सारे सन से ही ऊष्मा यानी कि हीट एंड लाइट लेते हैं। लेकिन हम इसकी अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने करोड़ किलोमीटर दूर है ये? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रह। ग्रह इट मीन्स प्लैनेट। बच्चों हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहले तो आएगा सन, उसके बाद यानी कि सूरज, उसके बाद आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आगे है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। जहाँ पे ये चक्कर लगाते हैं वो कैसे हैं? दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये कक्षा कहलाएंगे। बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है वो 88 डेज में यानी कि 88 दिन में लगा लेता है। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति और बनावट जो है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, यानी कि प्लूटो को 9 नंबर का ग्रह माना गया था, प्लेनेट माना गया था 9 नंबर पे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि प्लूटो जो है वो बहुत दूर है और कभी कभी दिखता है, इसलिए प्लूटो को बोना ग्रह का रूप दिया गया, यानी कि बोने ग्रह का नाम दिया गया। साथ में बच्चों जो प्रकाश है, जो लाइट है, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है ये 8 मिनट में पहुंचता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी यही आकार है कि इसके आकार को भू आव क्या कहते हैं? हम भू आव कहते हैं। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के
समान आकार। ये बिल्कुल जैसे हमें गोल दिखती है, जैसे गोल बताते हैं वैसी नहीं है, थोड़ी चपटी है ये ध्रुवों के आसपास। आगे है कि जीवन के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सारी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है, पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिससे कि जीवन संभव है। इन्हीं सब कारणों के कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा। अब बच्चों, चंद्रमा पर सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा, जो गए, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और कब गए ये गए 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। और चंद्रमा पर जो सबसे पहले भारतीय गए उनका नाम था राकेश शर्मा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे अन्य ग्रह खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर हुआ? 3,84,000। और सूर्य कितना दूर हुआ पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर। तो बच्चों, अब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि चंद्रमा और सूरज की कितनी दूरी हुई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि चंद्रमा और सूरज के बीच में कितनी दूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 यानी कि 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। पूर्णिमा का दिन आप चांद को देखना, ब्लैक ब्लैक शेड दिखेगी आपको, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं या अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, उनकी शेड के कारण हमें काली काली जो है वो शेड दिखती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होंगे। ग्रह यानी कि प्लैनेट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया 8 ग्रह हैं, वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी हमारे ग्रहों के ही अंश हुआ करते होंगे या हमारे ग्रहों के ही अंग हुआ करते होंगे जो किसी विस्फोट के कारण टूट के हमसे अलग हो गए होंगे, यानी कि हमारे ग्रहों से अलग हो गए होंगे। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। किसके? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलेंगे? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है कि ये जो पत्थर हैं ये पृथ्वी पर ही गिर जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यानी कि कई बार आसमान से सुना होगा कहीं पे आपने कि आसमान से पत्थर गिरे हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, तो ये क्या होते हैं? ये उल्कापिंड होते हैं जो गति के कारण, वायु के कारण संपर्क में आने से ये
गर्म होके जलते हैं और कई बार इतनी तेजी से आते हैं कि जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, आपने आकाश में दूसरी तरफ एक फैली हुई चौड़ी सी सफ़ेद पट्टी देखी होगी। कभी बच्चों आसमान साफ होगा, तारे दिख रहे होंगे, तो आपने आसमान की तरफ देखना है रात को, तो आपको एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी। एक चमकदार रास्ता जैसा दिखता है। ये वहाँ पे क्या दिखेगा? एक चमकदार तारों का एक बड़ा सा रास्ता दिखता है। ये लाखों तारों का एक समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती गंगा से की गई थी। कि इमेजिन किया होगा, कल्पना की होगी कि आकाश में भी एक गंगा बहती है, क्योंकि दूर से देखने पर ये बिल्कुल सफ़ेद और चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको नाम दिया गया आकाश गंगा। और साथ में आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं जो हैं वो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी कि एक आकाश गंगा हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड है उसमें ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। ये सारी आकाश गंगाएं जो हैं ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और बच्चों साथ में ये जो हमारा सौरमंडल है ये आकाश गंगा का एक भाग है। अब बच्चों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो कितना विशाल होगा। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। इसके आकार के संबंध में अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कितना विशाल होगा ब्रह्मांड। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, जिसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा का जो हमारा सौरमंडल है एक हिस्सा है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सौरमंडल के बारे में। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।